Studyplexity. Hello aspirants, welcome back to the classes of Indian Polity and Governance which is known as Preamble to Power powered by Studyplexity and the Enlightened Academy. Preamble to Power की क्लासेस में हमने फंडामेंटल राइट को स्टार्ट कर दिया है। फंडामेंटल राइट की फर्स्ट क्लास में हमने ये जिक्र किया कि फंडामेंटल राइट की ओरिजिन कैसे हुई, यानी उसका उद्गम किस प्रकार से हुआ, उसकी आगे चल करके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स क्या थी, किस तरीके से फंडामेंटल राइट समय के साथ साथ आगे बढ़ा और एक फुल फ्लेजेडली कॉन्सेप्ट के रूप में उभरा। इसके साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया कि अगर फंडामेंटल राइट नहीं होता और उसके संरक्षण करने की बात अगर नहीं होती तो शायद ही पूरे दुनिया भर में आपको संविधान जैसे शब्द या संविधान जैसे डॉक्यूमेंट्स भी देखने को मिलता, क्योंकि संविधान का मेन और प्राइमरी फंक्शन सिर्फ एक चीज है कि जो भी मनुष्य इस दुनिया में पैदा हुए हैं उनके पैदा होने के साथ साथ ही उन्हें बहुत सारे अधिकार उन्हें मिल जाते हैं जिसे नेचुरल राइट यानी प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। उन अधिकारों के बिना एक मनुष्य जीवन किसी काम का नहीं है, यानी उसके अस्तित्व की अगर हम रक्षा करने की बात हो तो यह जरूरी है कि फंडामेंटल राइट्स, उनके नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। और संविधान इसलिए लिखा गया जिसकी वजह से उन सभी नेचुरल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। संविधान का काम यह भी है कि अगर कोई भी तंत्र, ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति यानी मनुष्य के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है या उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे रोका जा सके। यह था मेन कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। और संविधान क्यों लिखा गया, उसका मेन पर्पस है फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन करना। आज की क्लास में हम फंडामेंटल राइट की उन सभी कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे करके पढ़ना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, जो हम देखने वाले हैं स्पेशली इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स को लेकर के क्या क्या प्रावधान है उसको हम एक एक करके देखेंगे, वो भी बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आराम से। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फंडामेंटल राइट आपको भी पता है कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा, ऐसा कोई भी साल नहीं होगा जहां पे इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन ना आए, क्योंकि सबसे मेन टॉपिक ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस वर्ल्ड इज फंडामेंटल राइट। सो स्टार्ट करते हैं हम फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। देखिए, फंडामेंटल राइट्स जिसे हिंदी में मौलिक अधिकार कहा जाता है, भारतीय संविधान के पार्ट 3 यानी भाग 3 में इसका जिक्र किया गया है, यानी सारे प्रावधान जो मौलिक अधिकार से संबंधित है उसे पार्ट 3 में रखा गया है। किसके पार्ट 3 में? भारतीय संविधान के पार्ट 3 में रखा गया है। पार्ट 3 में कुल मिलाकर के जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हैं, यानी अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक संविधान के अंदर, यानी भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की चर्चा करता है। क्लियर है? आज की क्लास में हम 2 फंडामेंटल राइट को देखेंगे, यानी 2 आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स में 2 आर्टिकल्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम 2 आर्टिकल्स को देखेंगे, उसके बाद हम ब्रॉड वे में एक एक करके उन सभी 6 फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरीज को देखेंगे जिससे एक मनुष्य जीवन को मान्यता मिलती है, प्रामाणिकता मिलती है, उसका जीवन बहुमूल्य बनता है। उन सभी की चर्चा करेंगे हम। आज की क्लास में हम आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 की चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की भी चर्चा करेंगे जिसको पढ़ना जरूरी है संविधान के बाकी आर्टिकल्स को पढ़ने से पहले, यानी हम पहले पढ़ेंगे संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ साथ हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे का किस प्रकार से जन्म होता है, किस तरीके से वो काम करता है, इन सब चीजों की चर्चा हम आज के क्लास में करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 जो बात करता है एक डेफिनेशन की, परिभाषा की। वो डेफिनेशन क्या है? स्टेट। आपको ऑलरेडी स्टेट की क्लास में बहुत कुछ बता दिया गया है स्टेट के बारे में, लेकिन भारतीय संविधान के अंदर और स्पेशली भारतीय संविधान के पार्ट 3 और पार्ट 4 के अंदर स्टेट का अर्थ क्या होता है उसकी बारे में जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 12 में दिया गया है। यानी कौन है राज्य? वो राज्य कौन है जिसके खिलाफ फंडामेंटल राइट्स वर्क करता है, जिसके खिलाफ मौलिक अधिकार काम करता है। तो बेसिकली आपको यूपीएससी में क्वेश्चन भी दिया गया था कि फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट द स्टेट। सो नाउ यू हैव टू नो व्हाट इज स्टेट। स्टेट क्या है जिसके खिलाफ मौलिक अधिकार काम करता है। तो डेफिनेशन यहां पे दिया हुआ है। पहली चीज मैं ये आप पढ़ लीजिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट है।
लेकिन मैं आपको आसान भाषा में भी समझा देता हूं। पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में भी सेम ही डेफिनेशन को कॉपी किया गया है। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का अर्थ होता है यूनियन गवर्नमेंट, यानी भारत सरकार, एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत की संसद, ये इंक्लूड है। इसके साथ साथ राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सभी राज्यों की जो विधान मंडल है वो, लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायतें और म्युनिसिपैलिटीज, ये भी स्टेट के अंदर आते हैं। इसके साथ साथ वो सभी एंटिटी जो जिसको सरकार ने संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से या यूं ही गठित कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल नीति आयोग एक ना तो किसी लॉ के द्वारा बनाया गया है, ना ही संविधान के द्वारा बनाया गया है, लेकिन उसका गठन एक पर्टिकुलरली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनाया गया है, यानी कार्यपालिका के द्वारा बनाया। ऐसी कोई भी चीज, कोई भी एंटिटी जिसका संबंध सरकार से है, यानी सरकारी एंटिटी है, वो सभी स्टेट कहलाएगी। और यही बात यहां पे कही गई है। इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, अगर एक्सप्लिसिटली अगर कुछ नहीं बताया गया है तो स्टेट का अर्थ यह है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट एंड ऑल द लोकल एंड अदर ऑथोरिटीज। ये जो अदर ऑथोरिटीज है ये वो सभी बॉडीज होंगे जैसे LIC, ONGC, सेल, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी है या सरकार के द्वारा उसका निर्माण किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आजकल काफी सुर्खियों में है, नीट एग्जाम की वजह से, आपको पता है CUT एग्जाम की वजह से, इन सभी एग्जाम में होने वाली गड़बड़ियों की वजह से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी काफी सुर्खियों में है। तो वो एक गवर्नमेंट एंटिटी है, करेक्ट। और फंडामेंटल राइट जो व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है वो NTA के अगेंस्ट भी काम करेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारा एक मौलिक अधिकार है, एक बच्चे का मौलिक अधिकार उसका जीवन है। लेकिन आपकी गड़बड़ियों की वजह से अगर उसकी जान चली जाती है तो इसके जिम्मेदार आप हैं। इसका मतलब है कि उन सभी बच्चों के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, और अगर मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो उसकी रेमेडी भी कोर्ट्स को करनी चाहिए। वो अलग बात है, आजकल के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कुछ होता नहीं है। आजकल के टाइम पे तो भैया जो हमारे मंत्री साहब हैं, शिक्षा मंत्री, वो रिजाइन तक नहीं करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आसमान फट पड़े, जमीन धस जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आज का कॉन्टेक्स्ट है। खैर, कम टू द टॉपिक। तो वो सभी चीजें जो ऑथोरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया पे काम कर रही है या फिर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है या राज्य सरकारों के अंदर है, ये सभी जो है वो स्टेट का काम करते हैं, राज्य का काम करते हैं। तो आर्टिकल 12 ये कहता है, सिंपल सी चीज है, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कब एग्जाम में दे देगा? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के तहत स्टेट कौन कौन से होते हैं, और ऑप्शन ABCD दे दिया जाएगा आपको ऑप्शंस, और उसके नीचे आपको लिख दिया जाएगा इनमें से कौन नहीं है, या फिर ये दे दिया जाएगा इनमें से कौन कौन है, तो आपको सब कुछ बताया जाएगा। या फिर इनडायरेक्टली इस तरीके से दे दिया जाए, LIC, ONGC, ठीक है, NTA, कोई भी चीज दे दी जाए आपको, सेल, पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया, एनीथिंग, नीति आयोग, ये सारी बॉडीज के नाम आपको लिख दिए जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यह समझना है कि आर्टिकल 12 के तहत स्टेट का अर्थ ये सभी एंटिटी होती है। क्लियर है? जिसके खिलाफ, जिसके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट काम करती है। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आर्टिकल 12। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो काफी जरूरी है, दैट इज आर्टिकल 13। इसको सील्ड कहा जाता है, सील्ड। आर्टिकल 13 को पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं ये किसी प्रकार से एक सील्ड स्टैब्लिश करना चाहता है। किसके लिए? यानी एक ऐसी अवरोध है, एक ऐसी प्रतिरोध है जो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करने वाली है। आप बात से समझ रहे होंगे। आर्टिकल 13 आप निमोनिक्स के वे से याद रख सकते हैं। आर्टिकल 13 बेसिकली सील्ड का काम करता है। कैसा सील्ड? ऐसा सील्ड कि अगर कोई भी स्टेट, अगर स्टेट की कोई भी एंटिटी, मैंने आपको स्टेट बता दिया, अगर स्टेट की कोई भी एंटिटी कोई ऐसा काम करती है जिससे किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होना है, तो उसके सामने आर्टिकल 13 आकर के खड़ा हो जाएगा। इसकी वजह से वो उसको भेद नहीं पाएगा। आ रही है बात समझ? नाउ एग्जैक्टली क्या होता है? कोई भी स्टेट के अंदर जितनी भी एंटिटीज है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली हो यानी विधानसभाएं हो,
पंचायतें हों, म्युनिसिपैलिटीज हो, कोई भी ऐसी एंटिटी, एनटीए वेंटीए, कोई भी ऐसी एंटिटी है जो किसी भी प्रकार से एक्ट करती है, तो ये सभी बॉडी कैसे एक्ट करती है? जाहिर सी बात है, कानून बना करके। तो लॉज, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है लॉ, तो जाहिर सी बात है आपको कंफ्यूजन होगा। कानून तो वो होता है जो राज्य के विधान परिषदों, विधानसभा और विधान परिषदों में बनता है। दूसरा, आपको ये लगता होगा कि कानून तो वो होता है जो भारत के पार्लियामेंट में बनता है। यही दो जगह है जहां पे विधायिका अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करके कानून का निर्माण करती है, यानी विधायिका का निर्माण करती है, यानी जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉ। यहां पे आप देख रहे होंगे विधियां, यानी उसको लॉ कहते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि सरकारें तो लॉ नहीं बनाती है, राज्य सरकारें लॉ नहीं बनाती है, पंचायत कानून नहीं बनाती है, तो वो तो सारी चीजें लॉ नहीं होती है। बिल्कुल लॉ होती है, क्योंकि आगे इसको डिफाइन किया गया है। क्या कहा? पहली बात, ये मोटा मोटी क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि कोई भी कानून अगर इनकंसिस्टेंट है, यानी मौलिक अधिकार जो भी इस पार्ट के अंदर आगे में लिखा गया है उसके अगेंस्ट है, या उसके अपोजिट है, या इनकंसिस्टेंट है विथ और इन डेरोगेशन, या उसके खिलाफ काम कर रहा है, उसको हार्म करने की कोशिश कर रहा है फंडामेंटल राइट को, तो ऐसे सभी लॉज, ऑल लॉज इन फोर्स जो लागू हुए पड़े हैं इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे भारत देश की टेरिटरी में, इमीडिएटली, तुरंत, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये संविधान 1950 को लागू हुआ, 1950 से पहले जितने भी कानून बने हैं, अंग्रेजों ने बनाए हैं, अगर वो पार्ट 3 के अंदर जितने भी फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, अगर उनके इनकंसिस्टेंट है, उसके अपोजिट में काम कर रहा है, या उस पे हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, या फिर इन द डेरोगेशन है, या उसके अपोजिट काम कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में चाहे वो और इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच अनकंसिस्टेंसी बी वॉइड, ऐसी इनकंसिस्टेंसी की वजह से उसे रद्द कर दिया जाएगा। हिंदी में देखिए, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी जिस तक वो भाग के उपबंधों के असंगत है, यानी फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, इनकंसिस्टेंट है। तो जितने भी कानून 1950 से पहले बने हुए हैं, इस तारीख से बने हुए जितने भी कानून हैं, वो सभी रद्द हो जाएंगे, वाइड हो जाएंगे, या फिर कानून का कोई पार्ट अगर है वो रद्द हो जाएगा। हो सकता है कि पूरा का पूरा कानून खराब नहीं है, लेकिन कानून का कुछ ऐसा पार्ट है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो वो हट जाएगा। पूरा कानून नहीं हटेगा, लेकिन वो पार्ट इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे इस बात को लिखा हुआ है, ठीक है, कमेंसमेंट प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी नल एंड वॉइड। क्लियर है? दूसरा ये कहता है द स्टेट शैल नॉट, और अब संविधान जब लागू हो गया तो राज्य के अंदर आपको सब पता है कि कौन कौन से एंटिटी हो सकते हैं। राज्य शैल नॉट मेक एनी लॉ, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा विच टेक्स अवे और एब्राइजेस द राइट, जो फंडामेंटल राइट को खत्म करने का काम करेगा, छीन लेने का काम करेगा, कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, एंड एनी लॉ मेड इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज, और कोई भी कानून इसके खिलाफ अगर काम करता है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। यही बात कह रहा है। समझ में आई बात? सो मोटा मोटी दो बातें हैं। संविधान बनने से पहले जितने भी कानून बनाए थे अंग्रेजों ने, उस कानून, पूरा का पूरा कानून या उस कानून का कोई पार्ट अगर फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 के अंदर दिया गया है मौलिक अधिकारों के इनकंसिस्टेंट में काम करता है, डेरोगेटरी में काम करता है, या उसके विरुद्ध काम करता है, वो सभी कानून आज की तारीख से खत्म हो जाएंगे। दूसरा, आने वाले समय में, क्योंकि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, आने वाले संविधान में राज्य को यह हिदायत दी गई है कि वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाए जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा। यही बात कहे, नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई है। और अगर बना देता है, जाहिर सी बात है, आप कितना भी बच्चे को कह दो ये नहीं करना है, लेकिन बच्चा अपनी मनमानी करेगा ही। अगर वो ऐसा करता है तो संविधान इस चीज के लिए सील्ड प्रोवाइड करता है कि ऐसे सभी कानून जो बन गए हैं वो खारिज हो जाएंगे। सवाल आता है कि अपने आप ही खारिज हो जाएंगे? तो आंसर है नहीं, क्योंकि इसको खारिज करने का अधिकार देश की न्यायालयों को दिया गया है। न्यायालय फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट अगर कोई कानून बनता है तो उसके उन कानूनों को रद्द करने का काम करेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को और भारत देश में हाई कोर्ट को, इन सभी न्यायालयों को क्या कहा गया है? द फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर कहा गया, द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा गया है।
आई बात समझ? क्लियर है? इसके अंदर क्या बात करता है? लॉ क्या होता है? अब सवाल तो जाहिर सी बात है, भैया ये कानून है क्या? आपने तो लिख दिया लॉ, तो लॉ बनाने का काम तो पार्लियामेंट करेगी या तो विधायिका करेगी, इसके अलावा और किसी का काम तो होता नहीं है। लेकिन संविधान निर्माताओं ने इस चीज का ध्यान रखा कि सरकारें बहुत सारे लॉ बनाती है, बहुत सारे ऑर्डर बना देती है, क्लियर है, बहुत सारी ऑर्डर पास कर देती है कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आप कल एग्जाम नहीं दोगे, फलाना नहीं दोगे, यहाँ पे आप असेंबली नहीं कर सकते, यहाँ पे आप आंदोलन नहीं कर सकते, आप अगर आंदोलन करोगे तो लाठी मारा जाएगा, ये बहुत तरीके की चीजें होगी। सो कोई भी ऐसा ऑर्डर जो प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा सरकारें जारी कर देती है, सो वो सब भी लॉ के अंदर आएगा या नहीं, ये सवाल था। तो संविधान निर्माताओं ने इस चीज को क्लैरिफाई किया कि आर्टिकल 13 में जो लॉ कहा जा रहा है, जो किसी भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, यानी पूरी तरह से उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी अनसंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। तो उस लॉ का अर्थ सिर्फ कानून नहीं है जो पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट असेंबली के द्वारा बनाया जा रहा है। उस कानून का अर्थ वो सभी चीजें हैं जो यहां पे डिफाइन किया गया है। क्या है? इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, कोई भी अध्यादेश जो संविधान जब नहीं काम करती है तो अध्यादेश जब लागू किया जाता है तो बनाया जाए, जब संसद भवन सेशन में नहीं होते हैं तो अध्यादेश पारित किया जाता है, आपको पता है ऑर्डिनेंसेस, वो सभी ऑर्डिनेंसेस भी लॉ होंगे। वो सभी ऑर्डर्स जो सरकार जारी करते हैं वो भी लॉ होंगे। कोई बाय लॉ बनाया जाएगा, यानी एक कानून को सपोर्ट करने के लिए कोई अदर कानून बनाया जाएगा, बाय लॉज, वो भी रूल, कोई रूल बना दिया जाता है सरकार के द्वारा। रेगुलेशन क्या बोल नहीं सकते, कुछ भी रेगुलेशन, कोई रेगुलेशन लागू कर दिया, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेज, कोई परंपरा बता दी गई सरकार के द्वारा कि यह परंपरा है, वो परंपरा यूजेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ, सब लॉ होगा, सब कुछ लॉ होगा। लॉ इन फोर्स, लॉ इन फोर्स इंक्लूड का मतलब है लॉ पास जो ऑलरेडी पास हो चुका है और मेड बाय द लेजिस्लेचर। लॉ इन फोर्स, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, लॉ इन फोर्स का मतलब क्या है? वो सभी कानून जो किसने बनाए हैं, लेजिस्लेचर ने, और अदर कंपिटेंट ऑथोरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वो सभी कानून जो आजादी से पहले बनाए गए हैं, यानी वो सभी ऑर्डर, वो सभी लॉ, वो सभी ऑर्डिनेंसेस, वो सभी रेजोल्यूशंस, वो सभी कस्टम्स, सब चीजें लॉ इन फोर्स है, सब कुछ लॉ के अंतर्गत आएगी। चौथा पार्ट को आप अभी ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया है, हम इसकी चर्चा भी जस्ट थोड़े देर में करेंगे। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। इस अनुच्छेद की कोई भी बात, किस अनुच्छेद की? आर्टिकल 13 की बात, अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान में किसी संशोधन पर लागू नहीं होगी। इसको बाद में जोड़ा गया है, ठीक है? बाद में क्यों जोड़ा गया है वो हम जस्ट समझेंगे। इससे यह पता चलता है, पहली चीज तो यह पता चलता है कि भैया कोई भी लॉस, और लॉ क्या होते हैं, कोई भी लॉ, कानून क्या होते हैं आपको क्लियरली पता है। कोई भी लॉ अगर किसी भी फंडामेंटल राइट के खिलाफ काम करते हैं तो ऐसे लॉज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आर्टिकल 13 के अंदर, क्लियर है? और यहीं पे एक दूसरी बात है कि क्या ये खुद ब खुद लॉ अपने आप ही नल एंड वॉइड हो जाएगा? नहीं, ये काम दिया गया है कोर्ट्स को, किसको? न्यायालयों को। इसलिए न्यायालय का ये काम है ऐसे कानूनों की समीक्षा करना और समीक्षा करके देखना कि क्या ये कानून पार्ट 3 के अंदर मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है या नहीं। इसलिए कोर्ट्स को रिव्यू करने का अधिकार दिया गया और ऐसे रिव्यू को ही क्या कहा जाता है? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जुडिशियल रिव्यू का फेनोमेना या कॉन्सेप्ट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर मेंशन किया गया है? इनडायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू एज अ वर्ड जो नहीं लिखा गया, लेकिन जुडिशियल रिव्यू के जो कंपोनेंट्स है वो किस आर्टिकल में निहित है? तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 बात करता है, ताकत देता है सुप्रीम कोर्ट्स को, हाई कोर्ट्स को कि उन सभी कानूनों की समीक्षा करें, न्यायिक समीक्षा करें, और उस अपनी न्यायिक समीक्षा के आधार पर भारत में लागू हुए सभी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दे जो पार्ट 3 में निहित फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में काम करती है। दैट्स इट। आपको आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 ये दोनों चीजें समझ में आ गई हो।
बात हमने देखा पार्ट 4 की, 13 के अंदर क्लॉज नंबर 4 है। क्लॉज नंबर 4 ये कहता है कि 13 के अंदर, आर्टिकल 13 के अंदर जो भी बातें लिखी गई है वो 368 के अंदर, यानी जो संविधान संशोधन है, अगर पार्लियामेंट संविधान की संशोधन करता है तो उस पे लागू नहीं होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं संविधान के अंदर इंजीनियरिंग की जा रही है फंडामेंटल राइट को छेड़ने की, प्लस या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के पावर को कर्टेल करने की, कि ठीक है जो लिख दिया, लेकिन अब जो नया अमेंडमेंट्स होगा, संविधान संशोधन होगा, वो संविधान संशोधन पे आर्टिकल 13 लागू नहीं होगा। आप समझ रहे हैं कि आखिर ये इंजीनियरिंग कब की गई, किसने की गई और किस मानसिकता से की गई, और ऐसे इंजीनियरिंग हर संविधान संशोधन में होने की संभावनाएं होती है। इसलिए संविधान जब संशोधित हो रहा होता है तो यह जरूरी है एक कॉन्स्टिट्यूशनली अवेयर्ड सिटीजन होने के नाते कि आपको पता हो कि यह संविधान संशोधन क्या हमारे ही पावर को छीनने का काम कर रहा है, हमारे ही अधिकारों को छीनने का काम कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट करने का काम कर रहा है या नहीं। क्लियर है? जब ये बातें समझ रहे हैं आप, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की संशोधन। आर्टिकल 368 भारत के संविधान के पार्ट 20 में मेंशन किया गया है। समझते हैं इसको, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहली बात, अगर कोई भी लिविंग बीइंग है, कोई भी जीवित है, तो हर एक जीवित प्राणी की एक लाइफलाइन होती है। लाइफलाइन क्या होती है कि वो सबसे पहले तो सांस लेता है, ब्रीद करता है, उसके बाद समय के साथ साथ अपने जीवन में अलग अलग कालखंडों में एक व्यक्ति अपने आप को अडैप्ट करता है। अडैप्टेशन के साथ साथ वो अडैप्ट करने की प्रक्रिया में बहुत बार खुद को चेंज करता है, और चेंज करने के बाद वो आगे एक्सेल करता है, इंड्योर करता है, यानी फलता है, फूलता है। यही एक जीवन में होता है। इसलिए यह जरूरी है कि अगर वो एक्सेल करे तो बदलते समीकरण के हिसाब से, बदलते हालातों के हिसाब से, बदलते मौसम के हिसाब से, बदलते राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवेश, जो भी हमारे उस समय के परिवेश है, उसके आधार पर वो बदल ले। क्योंकि वो बदलेगा तभी वो अडैप्ट करेगा, और जब तक वो अडैप्ट नहीं करेगा तब तक वो इंड्योर नहीं करेगा, एक्सेल नहीं करेगा। इसलिए बदलाव जरूरी है, बिकॉज चेंज इज ओनली कांस्टेंट। परिवर्तन ही संसार का नियम है। चेंज होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि सब कुछ बदल रहा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है वो बदल रहा है, तो हमें भी वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और अगर हम नहीं बदलेंगे, हम खत्म हो जाएंगे, रिडंडेंट हो जाएंगे। सिमिलरली, आपको पता है कि किसी भी देश का संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? कि वो जीवित है, मरा नहीं है। ये 1950 में भी वैलिड था, और हो सकता है 2050 में भी वैलिड रहे, 2150 में भी वैलिड रहे। लिविंग, क्योंकि संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। और लिविंग डॉक्यूमेंट है तो इसके अस्तित्व की रक्षा तभी की जा सकती है जब इसमें समय के साथ, बदलते माहौल के साथ परिवर्तन किया जाए। परिवर्तन किया जाए। इसलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान के ही अंदर परिवर्तन करने की मैकेनिज्म बना रखी है। संविधान में कुछ भी चेंज करने की प्रोविजंस को संविधान के अंदर ही
मेंशन कर दिया गया है। पर्पस दो था। पहला पर्पस था कि संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो बदलते हालात और परिवेशों के साथ साथ संविधान को भी बदला जाए। दूसरा है कि अगर इसे नहीं लिखा जाएगा तो कोई भी रूलर, कोई भी सरकारें, कोई भी स्टेट किसी भी समय अपने मन मर्जी से संविधान को बदल सकता है, या फिर संविधान को खत्म कर सकता है, या फिर संविधान को बदल कर करके ऐसे रास्ते पे छोड़ सकता है जहां पे संविधान बस देखने के लिए संविधान बचेगा, संविधान अंत में एक डेड डॉक्यूमेंट बन चुका है। इसलिए यह जरूरी था संविधान निर्माताओं के लिए कि इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह अगर हमने बनाया है तो इसमें परिवर्तन होना चाहिए। और यही रीजन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 368 को, संविधान संशोधन को क्या कहा है? सेफ्टी वल्व कहा है। सेफ्टी वल्व कहा है। क्यों कहा है? तो अंबेडकर का मानना था कि बदलते हालातों के साथ साथ सोशल और पॉलिटिकल चेंज होने के साथ साथ होने की वजह से अगर संविधान एक रिजिड और डेड डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा तो संविधान के अंदर बहुत सारा प्रेशर डेवलप हो जाएगा और संविधान खुद में उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएगा, तो फट जाएगा, तो जिससे संविधान के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। और एक बार अगर संविधान के चिथड़े चिथड़े उड़ गए तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि आपके मौलिक अधिकारों का क्या होगा। इसलिए बदलते राजनीतिक, बदलते सामाजिक हालातों को ध्यान में रखते हुए बी.आर. अंबेडकर ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल एक्ट एज अ सेफ्टी वल्व, कि जब कभी लगे उन हालातों के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की जाए और उसमें एक रास्ता बनाया जाए, चेंज, बदलते हालातों के साथ चेंज किया जाए, जिससे वो प्रेशर हमेशा एक रिलीफ मोड में रहे और संविधान की सुरक्षा की जा सके। ये सुनो, वहीं पे फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसे कहा है अ की टू, आर्टिकल 368 को क्या कहा है? की टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। संवैधानिक जो मशीनरी है यानी यांत्रिकी है, उसकी, उस पे इंजीनियरिंग अगर करनी है, तो मशीन में कुछ चेंज करना है, तो उसकी चाबी है 368। इसलिए हमें 368 को पढ़ना जरूरी है और फंडामेंटल राइट से पहले पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आखिरकार संविधान और ये बदलाव अगर किया भी जा रहा है तो ये नहीं भूलना होगा कि संविधान का मूल प्रारूप, मूल पर्पस क्या था? संविधान लोगों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना। और अगर इसमें कोई भी मशीनरी की गई, कोई भी इंजीनियरिंग की गई, तो इसका मतलब है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके और हमारे मौलिक अधिकारों पर हनन होगा या मौलिक अधिकारों पे इफेक्ट पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? और आज जो आप कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, अगर आप आज के न्यूज में दिलचस्पी रखते हैं, राजनीतिक न्यूज में, तो आपको दिख रहा होगा कि टीएमसी टूट गई, उसके 20 सांसद लोकसभा पहुंच गए, झारखंड में खेला हो गया क्रॉस वोटिंग का, और राज्यसभा में एक मेंबर जो है बहुमत होने के बावजूद भी क्रॉस वोटिंग की वजह से एक मेंबर उस व्यक्ति को चला, एक मेंबर उसकी जीत हुई जिसे बैकिंग मौजूदा सरकार की गवर्नमेंट कर रही है। वहीं आप खबर सुनते हैं महाराष्ट्र में सांसदों की खरीद बिक्री हो रही है। सांसदों की खबरें यह भी आ रही है कि यूपी के सपा सांसदों में भी टूट हो रहा है। अभी हाल में ही आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद पार्टी बदल लिए। इससे पहले भी आपने देखा है। ये सारी चीजें जो हो रही है, आप देख रहे हो, अच्छा खबरें पढ़ ली, ओके ओके ओके, ऐसा हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा, और आप समझ नहीं रहे हैं ये सारी चीज सिर्फ एक चीज के लिए हो रही है, वो है 368, उस मशीनरी के लिए, उस इंजीनियरिंग के लिए
जिस इंजीनियरिंग को करने के लिए एक नंबर चाहिए, बिना उस नंबर के वो इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं है। तो चलिए थोड़ा हम समझते भी हैं कि आखिर वो नंबर है क्या। आते हैं, सबसे पहले हम नंबर जब पढ़ें उससे पहले हम पहले आर्टिकल 368 को ध्यान से देखते हैं, फिर हम एक एक करके उन नंबर गेम को भी समझने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 368 कहता है कि पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ, यह है टाइटल। कुल मिलाकर के आर्टिकल 368 के अंदर 4 पिलर्स हैं। हम चारों पिलर्स के बारे में बात करेंगे आराम से एक एक करके। पहले आप पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं चारों पिलर को एक साथ बताऊंगा। पहली चीज तो यह कही गई है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, कुछ कीवर्ड्स हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पावर, अब ध्यान दीजिएगा ये जो है वर्ड इन कंस्टिट्यूएंट पावर, ठीक है, आप देख रहे होंगे अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये जो पार्ट है आपका दिख रहा है, इतना पार्ट संवैधानिक शक्ति या कंस्टिट्यूएंट पावर, ये पहले नहीं था। इसको 24वां संविधान संशोधन करके इंसर्ट किया गया। इस वर्ड को समझाऊंगा मैं क्यों इंसर्ट किया गया, उस पर भी हम बात करेंगे। खैर, अमेंड, पार्लियामेंट के पास पावर है, यानी भारत देश की संसद के पास पावर है। और वो कैसा पावर है जो बाद में जोड़ा गया? संवैधानिक पावर है। हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि पहले क्यों नहीं था और अब क्यों है। और वो पावर क्या कर सकती है? अमेंड कर सकती है बाय वे ऑफ एडिशन। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज। तो चेंज कैसे हो सकता है? या तो संविधान में कुछ जोड़ सकती है, कुछ चेंज कर सकती है शब्दों में। जैसे ये इसी आर्टिकल के अंदर ये 2 शब्द को जोड़ दिया गया है। आ रही है बात समझ? ये 2 कंस्टिट्यूएंट पावर को जोड़ दिया गया है। और रिपील कर सकती है, या फिर कुछ लिखा हुआ है उसको डिलीट कर सकती है, हटा सकती है। एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी। संविधान में लिखे हुए किसी भी प्रोविजन को चेंज कर सकती है, मगर कैसे? इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेट डाउन। यहां पे इंपॉर्टेंट है, एक प्रोसीजर दिया है, अपनी मर्जी से नहीं चेंज कर सकती है। एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया के तहत ही चेंज किया जा सकता है। ठीक है, इतनी बातें तो आप समझ गए। अगर आप इतनी बातें समझ गए हैं तो यहां पे मैं पहला पिलर लिख रहा हूं। फर्स्ट पिलर, पहला चीज है कि पार्लियामेंट, फर्स्ट इज द पार्लियामेंट हैज द कंस्टिट्यूएंट पावर, पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे तो पहली बात क्या है कि संसद के पास, संविधान में होगा संशोधन, लेकिन सिर्फ एक बॉडी है जो ये कर सकती है, और वो है सांसद भवन यानी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को यह शक्ति दी गई है कि संविधान में चेंज कैसे करना है। क्लियर? दूसरी चीज जो बताई गई है, द इंपॉर्टेंट, ये जो पावर है वो कंस्टिट्यूएंट पावर है। क्या है ये पावर? कंस्टिट्यूएंट पावर क्यों जोड़ा गया? यहां से 2 बातें हैं। पहले तो 3 ही पिलर थे, लेकिन चौथा पिलर जुड़ गया। पावर तो है पार्लियामेंट के पास, पहला चीज तो पार्लियामेंट कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट पिलर। दूसरा, पार्लियामेंट ये चेंज अपने पावर का इस्तेमाल करके कर सकती है, यानी पार्लियामेंट अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है। तो शक्ति तो भैया पार्लियामेंट के पास एक ही होती है, और हम लोग जानते हैं वो पावर को क्या कहा जाता है? लेजिस्लेटिव पावर, यानी विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां, हाँ या ना? विधायी शक्तियां। लेकिन विधायी शक्तियों का काम तो भैया कानून बनाना है, लॉ बनाना है। और लॉ का मतलब आपको ऑलरेडी बता दिया, ऑर्डिनेंसेस एंड लॉ। समझ रहे हैं आप बात? लॉ बनाना है, और यही लॉ बनाना आर्टिकल 13 के विपरीत जाने वाला काम है। कि आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट के पास पावर है, तो पावर कैसा? कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब कैसी पावर होगी? लेजिस्लेटिव पावर। और पार्लियामेंट अगर कुछ बनाती है तो वो लॉ हो जाएगी। इसका अर्थ क्या है कि क्या 368 एक लॉ है? इसका मतलब
कि अगर संसद 368 के तहत एक लॉ बनाती है, 368 के अंदर संविधान को संशोधन करती है अपने पावर का एक्सरसाइज करके, तो इसका मतलब है कि वो अपनी विधायी शक्तियों का पावर यूज कर रही है। विधायी शक्तियों से वो अगर कुछ भी करती है तो वो एक लॉ होगा। और अगर 368 एक लॉ है तो आर्टिकल 13 में जो ये बात कही गई है सील्ड की, कि कोई भी लॉ यानी 13 इज इक्वल टू 368। 13 मतलब लॉ, हम इसको 13 नहीं लिखेंगे, हम इसको ये कह देते हैं लॉ इज इक्वल टू 368। और अगर कोई लॉ यानी 368 खुद में किसी फंडामेंटल राइट को के इनकंसिस्टेंट हो जाए, डेरोगेटरी हो जाए, उसको चेंज कर दे या उसको नल कर दे, उसको खत्म कर दे, समझ रहे हैं, खत्म कर दे, तो ऐसी सिचुएशन में ये अमेंडमेंट जो किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा वो तो खत्म हो जाएगा, हाँ या ना। यही मुद्दा बाद में एक लंबा जुडिशियल केस के रूप में आपके सामने आएगा, अभी जस्ट मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी यहां पे ये बात समझ लीजिए। और यही मारा पीटी जो चल रही थी सांसदों के बीच में और जुडिशियरी के बीच में, क्योंकि जुडिशियरी को यह पावर दिया गया था कि भैया तुम एक प्रोटेक्टर हो, संरक्षक हो, और तुम्हारा काम है उन सभी कानूनों को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना, असंवैधानिक घोषित करना, जो कानून फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाता है। और आर्टिकल 368 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, सिर्फ पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो लॉ बना करके संशोधन करेगी, क्योंकि संविधान के 368 में अभी आगे बहुत कुछ लिखा हुआ है, लॉ बना करके संशोधन करेगी, एक बिल पारित करेगी, तो वो बिल तो भैया लॉ हो जाएगा। और अगर वो लॉ हो जाएगा और वो अगर लॉ फंडामेंटल राइट में ही कोई इंजीनियरिंग कर दे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा जुडिशरी के द्वारा, हाँ या ना। यहां तक तो आप समझ रहे होंगे। इसलिए यह सवाल बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है कि क्या 368 लॉ है या नहीं है, हम इसकी चर्चा करेंगे। खैर, और इसी चीज को लेकर के संविधान के अंदर 368 में ही 24वां संविधान संशोधन करके यह चेंज किया गया पार्लियामेंट के द्वारा कि पार्लियामेंट हैज नॉट द पावर बट हैज द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो पार्लियामेंट हैज नॉट एक्सरसाइजिंग इट्स लेजिस्लेटिव पावर। संसद अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग 368 के तहत नहीं कर रही है, वो अपनी संवैधायी या संवैधानिक शक्ति का प्रयोग कर रही है, वही संवैधानिक शक्ति जो संविधान सभा के पास थी संविधान लिखने के समय। आ रही है बात समझ? इसलिए यह चेंज किया गया। क्लियर है? हमारे क्रोनोलॉजी से समझेंगे आपको और समझ में आएगा। क्लियर है यहां तक? दूसरा तो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है। तीसरी बात करते हैं, पार्लियामेंट के पास पावर है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन भैया उसके लिए एक प्रोसीजर भी बताया गया है, एक प्रक्रिया है। पार्लियामेंट अपने मन से जैसे भी अमेंड नहीं कर सकती है संविधान, उसके लिए पार्लियामेंट को एक प्रक्रिया फॉलो करना होगा। यह है 3 पिलर। चौथे पे बात करेंगे, पहले 3 पिलर को हम देख लेते हैं। 3 पिलर आप समझ गए। पार्लियामेंट के पास पावर है संविधान को अमेंड करने की, उसके पास जो शक्ति है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, ना कि लेजिस्लेटिव पावर है। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और तीसरी चीज है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, संविधान को चेंज कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया से होकर के उसको गुजरना पड़ेगा। क्लियर है? ये 3 चीजें हैं। आइए बात हम आगे के प्रोविजंस पे पढ़ते हैं। अब प्रक्रिया क्या है हम उसके पहले चर्चा कर लेंगे। प्रक्रिया है एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मे बी इनिशिएटेड। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जब शुरुआत होगा उसके लिए एक प्रक्रिया को फॉलो करना, और वो प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है जो क्लॉज नंबर 2 में बताया गया है। प्रक्रिया है कि उसके लिए पार्लियामेंट के किसी भी हाउस को, लोकसभा को राज्यसभा दोनों में से किसी भी हाउस में, ध्यान दीजिएगा, और यहां से आप बार क्वेश्चन आता है, बार क्वेश्चन आता है। पार्लियामेंट के किसी भी सदन में संविधान के संशोधन के लिए एक विधेयक यानी बिल पेश किया जा सकता है। किसके द्वारा? जाहिर सी बात है, संसद भवन में बैठे हुए
किसी भी सदस्य के द्वारा, लेकिन यहां पे कॉशन लेने की जरूरत है। किसी भी सदस्य मतलब किसी भी सदस्य, बहुत ऐसे चीजें होती है जहां पे सिर्फ एक गवर्नमेंट का मेंबर कोई बिल इनिशिएट कर सकता है, सरकारी मेंबर, गवर्नमेंट मेंबर, जो यानी वो सभी मेंबर जो सरकार के कैबिनेट में, सरकार के यानी सरकार के पाले में है। और प्राइवेट मेंबर वो होते हैं जिसकी सत्ता नहीं है, वो बस मेंबर है। लेकिन संविधान संशोधन का बिल कोई भी, एनीवन कैन इनिशिएट, कोई भी इनिशिएट कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से किसी भी सदन में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, इतना बात समझ गए? मैं आसान भाषा में आपको समझा दिया हूं। ठीक है, इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल, बिना बिल के संविधान संशोधन नहीं होगा, पहले उसके लिए बिल लाना। फॉर द पर्पस ऑफ ईदर हाउस, यानी कोई भी हाउस में इसको लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी। एंड व्हेन द बिल इज पास्ड इन द ईच हाउस, दोनों सदनों में जब बिल पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। बाय अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, बाय द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, इस पे भी हम बात करते हैं, इसको आराम से समझा देंगे, आप इसको पढ़ लीजिए। इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट को दे दिया जाएगा, एंड हु शैल गिव हिज असेंट टू द शैल, यहां पे वर्ड डाल दिया गया। ये जो शैल वर्ड है ये पहले नहीं था साहब, ये भी 24वां संविधान संशोधन करके डाला गया है कि राष्ट्रपति इस पे किसी भी प्रकार से अपना वीटो पावर यूज नहीं करेगा। अगर संविधान संशोधन बिल दोनों सदनों में पारित हो चुका है और राष्ट्रपति के पास पहुंचा है तो राष्ट्रपति को उसको पारित करना ही होगा, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसको विथहोल्ड नहीं कर सकता। दे हैज टू गिव द असेंट, दे शैल गिव हिज असेंट टू द बिल एंड देयरअपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन शैल स्टैंड अमेंडेड, संविधान अमेंड हो जाएगा, संविधान में परिवर्तन हो जाएगा, ये मान लिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट पे जो लिखा हुआ है कि मेजोरिटी ऑफ द हाउस। हम वापस बैक जाते हैं, अब बात कर रहे थे हम प्रोसीजर पे। तो जो ये प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में भी बताया गया है कि सबसे पहले तो किसी भी हाउस में, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, यानी पार्लियामेंट की बात हो रही है, इन दोनों में से, और मैं यहां लिख देता हूं, इन दोनों में से किसी भी हाउस के द्वारा एक बिल पेश किया जाएगा। बिल जैसे पेश किया जाएगा उसे वापस लोकसभा में और राज्यसभा में सेपरेटली, याद रखिए वर्ड, याद रखिएगा वर्ड, ठीक है, याद रखिएगा वर्ड मैं यहां लिख रहा हूं, सेपरेटली लोकसभा में और राज्यसभा में अलग से, दोनों में अलग अलग से पारित किया जाएगा। तो जब पारित किया जाएगा तो कैसे पारित होगा, इसके लिए प्रावधान है, इसके लिए संविधान कह रहा है कि डुअल मेजोरिटी चाहिए। कैसी मेजोरिटी चाहिए? डुअल मेजोरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय डबल मेजोरिटी या डुअल मेजोरिटी? यहां पे ये बात कही जा रही है कि पहला तो मेजोरिटी ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मान लेते हैं अगर लोकसभा में कुल मिलाकर के 543 मेंबर हैं, तो इसका मतलब है आउट ऑफ 543 272 मेंबर जो है पारित करने के लिए चाहिए, यानी 50% प्लस 1 कुल मेंबरशिप। पहला चीज, जो मेजोरिटी ऑफ द हाउस का मतलब क्या है? मेजोरिटी ऑफ द हाउस का मतलब क्या है कि जितना संख्या है उस हाउस की, उसका 50% प्लस 1। ये इसके साथ साथ डुअल मेजोरिटी का मतलब एक मेजोरिटी तो आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा, और दूसरा 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी जितने भी मेंबर उस दिन मौजूद हैं उसका 2/3 लोग उसको पास करने होंगे। उदाहरण से समझाता हूं, अगर मान लेते हैं कि उस दिन 300 मेंबर है, 543 में से लोकसभा के अंदर 300 मेंबर है, और 300 में से अगर हमें 2/3 चाहिए यानी 200 आदमी चाहिए, 200 व्यक्ति अगर पारित कर दिए, चलो एक चीज हो गया भैया, एक काम डन, और दूसरा काम है कि 272 आ जाए, तो 300 में से 272 लोगों ने उस बिल को पारित कर दिया। इसका मतलब है कि संविधान संशोधन इस पर्टिकुलर हाउस में पास हो गया, वो बिल इस हाउस में पास हो गया। क्लियर है? लोकसभा में आ रही है बात समझ? सिमिलरली हम बात करते हैं, और ये यहां पे मत लिखिए, ये यहां पे मत लिखिए, ठीक है, इसको मैं यहां से डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, यहां अब जो राज्यसभा की बात है वो यहां पे आ जाते हैं। राज्यसभा में आपको पता है कि कुल मिलाकर के 245 मेंबर हैं, और इसके लिए हमें 123 मेंबर चाहिए।
ठीक है, दैट इज 50% ऑफ द मेजोरिटी, 50% प्लस 1। इसके साथ साथ प्लस में हमें क्या चाहिए, 245। अगर मान लेते हैं उस दिन जितने भी लोग वोट कर रहे हैं, मान लेते हैं उस दिन प्रेजेंट कितने हुए हैं, मान लेते हैं 150 लोग प्रेजेंट हुए हैं, तो 150 में हमें 100 लोग चाहिए। ठीक है, यानी 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। हाँ या ना? ये दोनों चीजें जब होगी तभी संविधान संशोधन, तभी वो बिल पारित होगा और राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जो जिनको अल्टीमेटली साइन करना है, क्योंकि 24वां संविधान संशोधन करके उनको ये प्रतिबंधित कर दिया गया है कि संविधान संशोधन के बिल पर आपको पास करना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि जब कभी भी कोई बिल किसी हाउस में जाता है तो डेडलॉक की सिचुएशन अराइज हो जाती है कि लोकसभा से पारित हो गया लेकिन राज्यसभा में अटक गया, राज्यसभा से पारित हो गया लेकिन लोकसभा में अटक गया। ऐसी सिचुएशन में 108 आर्टिकल के तहत, 108 आर्टिकल के तहत ज्वाइंट सेशन का कॉन्सेप्ट है। लेकिन संविधान संशोधन, ध्यान दीजिएगा, फिर से कह रहा हूं, संविधान संशोधन बिल के लिए, विधेयक के लिए किसी प्रकार से ज्वाइंट सेशन का कोई प्रावधान नहीं है, ज्वाइंट सेशन नहीं होगा। इसलिए मैंने यहां पे वर्ड लिख दिया था, सेपरेटली इनको दोनों हाउसेज में अलग अलग तरीके से पास होना पड़ेगा। डेडलॉक की सिचुएशन नहीं हो सकती। अगर होती है ऐसी सिचुएशन में, तो एक हाउस में पारित नहीं हुआ, दूसरे हाउस में हो गया, इसका मतलब है कि संविधान संशोधन का जो बिल है वो पारित नहीं माना जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइए। अब आते हैं आज के सिचुएशन पे। आज जो ये आप नंबर गेम देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि एनडीए गवर्नमेंट यानी बीजेपी गवर्नमेंट को जो 400 का वादा कर रही थी इलेक्शन से पहले 2024 में, अपने सभी घटक दल यानी एनडीए में बोल रहा हूं, बीजेपी के साथ साथ बिहार की जदयू, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू की सरकार और बाकी सभी सरकारों, पार्टियों से मिला करके उनके पास नंबर कितना बनता है, 240 का आंकड़ा है। 543 में से 240 का आंकड़ा, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। क्लियर है? लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है तो उनको सरकार बनानी है, तो सरकार बना लिए। हाँ या ना? ठीक है, वेरी गुड। सो अगर आपको पता है कि हमें उन घटक दलों में, हमारे पास मेजोरिटी तो है, हमारे पास, आपको पता है कि सरकार के पास मेजोरिटी है, लेकिन गेम हो रहा है 2/3 ऑफ द मेंबर, सभी के सभी 500 मेंबर मौजूद अगर हो जाए उस दिन, जिस दिन संविधान संशोधन होना है, और उस दिन उसका 2/3 आप निकाल लीजिए, मान लेते हैं 500 लोग पहुंच गए और उसका 2/3 निकाल लीजिए, तो आप समझ रहे हैं कि नंबर बहुत हेविली चाहिए। और वो 2/3 की वजह से सरकार संविधान में संशोधन करने में विफल हो जा रही है। जैसा अभी आपने देखा कि संविधान नारी शक्ति वंदन अधिनियम की आड़ में उनके मुखौटा बना करके उसके पीछे से डिलिमिटेशन, यानी लोकसभा और राज्यसभा में लोगों की जो नंबर्स हैं, प्रतिनिधित्व है, उसको चेंज करना है, उनको डिलिमिटेशन एक्ट लागू कराना है। इसकी आड़ में ये वो बिल पारित नहीं हुआ, वो संविधान संशोधन बिल पारित नहीं हुआ, बिकॉज उनके पास मेजोरिटी नहीं थी। सो अब जब लोकसभा में टीएमसी के 20 सांसद आ जाएंगे, शिवसेना के कुछ सांसद आ जाएंगे, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद आ जाएंगे, झारखंड से सांसद पहुंच जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा मैनेज करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मान लेते हैं कि जो मेंबर 500 लोग वोटिंग करने आए हैं, 520 लोग वोटिंग करने आए हैं, उसमें से 20 को सस्पेंड कर दिया, 30 को सस्पेंड कर दिया, वो वोट नहीं करेंगे। और अगर वो वोट नहीं करेंगे तो 2/3 मेजोरिटी जो है वो इंजीनियरिंग करके पहुंचा जा सकता है। और यही सारा गेम हो रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब यही है कि सरकार ऐसे संविधान संशोधन करना चाहती है जो शायद विल ऑफ द पीपल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर BR अंबेडकर ने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यह कहा था कि संविधान संशोधन को इस तरीके से देखा जाए कि वो एकमात्र एक ऐसा तरीका है जो किसी भी व्यक्ति के विल ऑफ द पीपल, बदलते हुए विल ऑफ द पीपल, उस समय के विल ऑफ द पीपल की जो भावना है, मैनिफेस्टेशन है, उसको एक्सरसाइज करने का काम कर रहा है। यानी जनता पार्लियामेंट पे लोगों को भेज रही है, वही पार्लियामेंट पे बैठे हुए लोग संविधान संशोधन कर रहे हैं, लेकिन जनता टीएमसी को चुन करके भेज रही है, टीएमसी बीजेपी या किसी दूसरी पार्टी में चले जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं विल ऑफ द पीपल नहीं है। इसलिए ये इंजीनियरिंग करनी पड़ रही है और इसके लिए करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं संविधान संशोधन
में भारत के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन जुड़ा हुआ है भाई साहब, समझ रहे हैं? सो एज अ सिटीजन, नॉट एज अ जनता जो झंडा उठाकर निकल पड़े हैं, एज अ सिटीजन यू हैव टू बी वेरी अवेयर, आपको बहुत अवेयर होना पड़ेगा कि आखिर पार्लियामेंट में उन प्रतिनिधित्व को जिसको आपने भेजा है और जिसको नहीं भी भेजा है, आखिर वो करना क्या चाहते हैं और उनके जो कुछ भी करने से आपके जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके मौलिक अधिकार पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये एक मैकेनिज्म आपको बताया हुआ है, हाँ या ना? ये एक मैकेनिज्म आपको बताया हुआ है, ये हमने पढ़ के बता दिया। तो ये जो दोनों बातें थी मैंने आपको क्लियर कर दी, लेकिन हमने 3 पिलर पढ़ लिए कि भैया पहला पिलर तो है पार्लियामेंट के पास पावर है, दूसरा कंस्टिट्यूएंट पावर है, और तीसरा हमने ये पढ़ लिया कि प्रोसीजर फॉलो करना है, और प्रोसीजर भी हमने बता दिया है कि डबल मेजोरिटी का प्रोसीजर है कि बिल लेकर के आना है और उसको सेपरेटली पास कराना है और डबल मेजोरिटी से पास कराना है। और यही रीजन है कि भारत का संविधान जो है वो फ्लेक्सिबल है, क्योंकि आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो रिजिड भी है क्योंकि उसको चेंज करने के लिए एक बहुत बड़ी मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट भी है। क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आते हैं इस आर्टिकल पे। नथिंग इन दिस आर्टिकल 13 shall apply to any amendment made under this article. Nothing in this article 13, ये बाद में जोड़ा गया, ये बाद में जोड़ा गया, ये बाद में जोड़ा गया। आप समझ रहे हैं बात को? हाँ, ये नथिंग इन द आर्टिकल 13 shall apply to the amendment made under this, इसको बाद में जोड़ा गया। हम बताएंगे कब जोड़ा गया, जिस समय 368 को अमेंड करके जोड़ा गया। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? इसको भी बाद में जोड़ा गया, इसको भी बाद में जोड़ा गया। हम इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, बट नॉट नाउ। ठीक है, आप ये देख चुके हैं। अब ये तो बात आ गई कि इस तरीके से अमेंडमेंट डबल होगा, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात कही गई है कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, ठीक है, जिसके लिए शायद एक स्लाइड मिस हो गया है। ठीक है, 2 में ही क्लॉज नंबर 2 के अंदर भी एक पार्ट लिखा हुआ है, वो मिस हो गया, हम उसकी चर्चा करेंगे। ये तो है, हमें डबल मेजोरिटी चाहिए। अब हम समझते हैं कि संविधान के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके लिए थोड़ा सा अलग तरीका भी अपनाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के 3 प्रकार से 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स होते हैं, और यही हमारा चौथा पिलर है। 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट किए जाते हैं। संविधान के जो मेजर पोर्शन है, मेजर पोर्शन, वो तो स्पेशल मेजोरिटी से पूरे किए जाते हैं, यानी विशेष बहुमत से, जो आपको ऑलरेडी अभी जस्ट बताया है। विशेष बहुमत उसे कहा जाता है। सो कल के डेट में आपसे पूछा जाए, इसको यूं ही फ्रेज करके कहा जाता है कि दिस इज कॉल्ड विशेष बहुमत। ठीक है, जहां पे हमें 50% प्लस 1 मेजोरिटी चाहिए इन ईच हाउस। ठीक है, एंड यहां लिख रहा हूं मैं, एंड 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। एक तो ये चाहिए। ठीक है, मेजर पोर्शन इसी तरीके से अमेंड होता है। ये हो गया पहला टाइप। दूसरा टाइप ऐसा है कि संविधान के अंदर बहुत ऐसे प्रोविजंस हैं, बहुत ऐसे प्रोविजंस हैं जिसको अमेंड करने के लिए आधे से अधिक राज्यों की सम्मति चाहिए, यानी रेटिफिकेशन चाहिए। आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभा में उस बिल को रेटिफाई करना है, यानी मंजूरी देना है सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी तो आपको पता है कि जो उस समय प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 50% प्लस 1 लेकर के आ जाइए, दैट इज कॉल्ड सिंपल मेजोरिटी। उस समय जो लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 50% प्लस 1 लेकर के आ जाइए, दैट इज अ सिंपल मेजोरिटी। क्लियर है? सो इसका मतलब है कि वैसे बिल को पहले स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना है, इसके साथ साथ एंड 50% प्लस 1 स्टेट, 50% प्लस 1 स्टेट्स में उस बिल को रेटिफाई भी करना है विथ सिंपल मेजोरिटी, यानी सामान्य बहुमत से। सामान्य बहुमत से उस बिल को पारित करना है, तभी जाकर के संविधान संशोधन कहलाएगा। ठीक है, अब वो कौन कौन से प्रोविजन है, वो सभी प्रोविजन हैं जो, अगर आप एग्जाम में प्रोविजंस भूल जाते हैं तो बस ये याद रखिएगा कि जो फेडरल कैरेक्टर, जो कहीं संघवाद के कैरेक्टर को, फेडरल कैरेक्टर को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि आर्टिकल, ध्यान दीजिए, 53 एंड 54। 53 और 54 का मतलब इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इलेक्शन एंड प्रोसीजर
इलेक्शन एंड इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव, क्योंकि राष्ट्रपति सेंटर का राष्ट्रपति नहीं है, पूरे देश का राष्ट्रपति है, और उनके चुनाव में विधानसभाओं का भी रोल है, राज्यसभा का भी रोल है और लोकसभा का भी रोल है, आइए ना। इसलिए वो फेडरल कैरेक्टर के अंदर आ जाता है, क्योंकि प्रधान राष्ट्रपति पूरे देश के राष्ट्रपति हैं और उनको चुनने में, उनके इलेक्शन के प्रोसीजर में राज्यों का भी योगदान है, राज्य के विधानसभाओं का भी योगदान है। इसलिए स्पेशल मेजोरिटी से अगर कोई भी संविधान में संशोधन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट को चेंज करने की बात करता है आर्टिकल 54 और 53 के तहत, तो फिर सॉरी यहां पे गलती हो गया, 55 लिख लीजिएगा, 54 एंड 55 ऑफ द, तो उसके लिए 50% प्लस 1 स्टेट से सिंपल मेजोरिटी से उस बिल को रेटिफाई करना पड़ेगा। क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, आर्टिकल 73 एंड 162 ये बात करता है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कार्यपालिका की शक्तियों को कहां तक बढ़ाना है या लिमिट करना है। लिख लीजिएगा, कार्यपालिका की शक्तियों का निर्णयन, एक्सटेंट मतलब निर्णयन, कहां तक, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, इस आर्टिकल से और इस आर्टिकल से स्टेट गवर्नमेंट, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी के अंदर। सो एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई चेंजेस करना है कि उनकी कार्यकारी शक्तियां जो है राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की, उनकी शक्तियों में अगर हम घटा रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, उसके लिमिटेशंस को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें संविधान में इस प्रकार से संशोधन करना होगा जिसमें 50 से अधिक राज्यों की सहमति होनी चाहिए। आई बात समझ? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, आर्टिकल 162 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 279 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जीएसटी बिल के बारे में बात करता है, और ये हाई कोर्ट को एस्टैब्लिश करना है यूनियन टेरिटरी में, या यूनियन टेरिटरी की जो जुरिडिक्शन पावर है वह किसी हाई कोर्ट को देना है, उसकी बात करता है। तो यानी केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय को एस्टैब्लिश करना है, या केंद्र शासित प्रदेशों की जो जुरिडिक्शन है वो किसी उच्च न्यायालय के अंदर उसको ट्रांसफर करना, अगर ऐसी कोई बात है तो उसके लिए हमें स्टेट की मंजूरी चाहिए। इसके साथ साथ जीएसटी काउंसिल, जो क्योंकि जीएसटी पूरे देश भर में लगता है, और उसमें अगर किसी तरीके का चेंज करना है जीएसटी काउंसिल में, तो फिर उसमें भी स्टेट की रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। नाउ कम टू द चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों बात करता है, ये बात करता है सुप्रीम कोर्ट की, ये बात करता है हाई कोर्ट से संबंधित मामलों की। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, क्योंकि आपको पता है कि भारत देश में इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, स्टेट की अपनी कोई जुडिशियरी नहीं है, यूनियन की कोई जुडिशियरी नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसले लेते हैं पूरे देश भर में लागू होते हैं, और हाई कोर्ट अगर कोई फैसला लेता है तो भी वो बाकी के राज्यों में भी एप्लीकेबल होते हैं उनके निर्णायक फैसले, जब अनटिल एंड अनलेस जब तक उनको खारिज ना कर दिया जाए। हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? तो अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो अमेंड यहां पे स्टेट की रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 7वीं अनुसूची में अगर कोई बदलाव करना है जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट दिया हुआ है, अगर उसमें कोई बदलाव करना है तो जाहिर सी बात है वो फेडरल इन कैरेक्टर है, तो वो बदलाव होगा ही। हाँ या ना? इसके बाद अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव, यानी हम बात कर रहे हैं पार्ट 11 की, पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव, हिंदी वाले देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं आपको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट, लिखिएगा राज्य, केंद्र और राज्य सरकारों की विधायी शक्तियों के बीच में अगर कोई बंटवारा है, जैसे मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर पार्ट, ये पर्टिकुलर जो कानून बनाने की जो चीज है वो स्टेट के अंदर है, उसको सेंटर अपने अंदर छीन ले। सो
लेजिस्लेटिव पावर सेंटर और स्टेट के बीच में जब डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो भी फेडरल स्ट्रक्चर में अफेक्ट हो रहा है। इसका मतलब इसके लिए भी आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खुद आर्टिकल 368 को, आर्टिकल 368 इन इटसेल्फ, अगर संविधान संशोधन के खुद के आर्टिकल को या उसकी प्रक्रिया को आर्टिकल 368 में कोई बदलाव करने हैं तो उसके लिए भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ स्टेट की रेटिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। ये इतनी सारी बातें हैं। ये है दूसरी कैटेगरी और यहीं से आता है आपका चौथा पिलर। चौथा पिलर ये कहता है कि प्रक्रिया तो बताई हुई है लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि अगर फेडरल कैरेक्टर पूरे भारत देश का फेडरल कैरेक्टर, संविधान के अंदर जो फेडरल कैरेक्टर की बात कही गई है उसमें अगर परिवर्तन करना है तो उसमें आधे से अधिक राज्यों की सहमति, रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है ऐसे संविधान संशोधन विधेयकों के लिए। यह है चौथा पिलर। तो संविधान संशोधन 4 पिलर पर टिका हुआ है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द लास्ट वन, कि बहुत ऐसे संविधान के अंदर प्रावधान है जो 368 के, जिसको बदला जाता है, जो 368 के अंदर एम्बिट में या उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? क्योंकि 368 के अंदर बस इतनी सी बातें लिखी गई है, ठीक है। लेकिन बहुत ऐसे संविधान के अंदर प्रोविजन है जिस प्रोविजन में ही खुद यह बात लिख दी गई है कि वो 368 के एम्बिट से बाहर रहेंगे। जैसे कि आर्टिकल 4 कहता है, आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 के तहत अगर किसी नए राज्य, न्यू स्टेट्स की इस्टेब्लिशमेंट हो रही है या फिर उनका एडमिशन हो रहा है बाहर से, तो ऐसी सिचुएशन में जब पार्लियामेंट ऐसा करती है तो उसे 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि कोई स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई भी फेडरल स्ट्रक्चर यहां पे इन्वॉल्व नहीं है। ये बस पार्लियामेंट सामान्य बहुमत, सिंपल मेजोरिटी से पारित करके कर सकती है आर्टिकल 2 में अमेंडमेंट। आर्टिकल 4 यह भी कहता है कि अगर आर्टिकल 3 में के तहत पार्लियामेंट किसी भी राज्य के, नए राज्य को गठित करे, बनाए, फॉर्म करे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का गठन करना हो, उनकी बाउंड्रीज को अल्टर करना हो, चेंज करना हो, उनके नाम में परिवर्तन करना हो, ऐसे किसी भी चीजों के लिए संविधान संशोधन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी 368 के एम्बिट में नहीं आता है, यानी सिंपल मेजोरिटी से ये कर दिया जाएगा, हाँ या ना। इसके साथ साथ आर्टिकल 169 बात करता है कि अगर किसी लेजिस्लेटिव, मान लेते हैं किसी राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली है और वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधानसभा है और विधान परिषद गठन करना है, तो जाहिर सी बात है स्टेट पहले बिल को पारित करेगा और सेंटर को भेजेगा, पार्लियामेंट को भेजेगा, और पार्लियामेंट को बोलेगा कि उस राज्य में विधान परिषद की रिक्वायरमेंट है। जैसे बिहार में विधान परिषद है, झारखंड में नहीं है, तो झारखंड में अगर विधान परिषद की रिक्वायरमेंट है तो पार्लियामेंट ही विधान परिषद का गठन कर सकता है, और विधान परिषद के गठन करने के लिए पार्लियामेंट को संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। संविधान में संशोधन होता है लेकिन वो 368 के एम्बिट से बाहर है, यानी अगेन ये सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, क्लियर? हाँ या ना? ठीक है। ऐसे बहुत सारे चीज हैं। अगर आप शेड्यूल 2 को अमेंड करना चाहते हैं जिसमें सैलरी एंड अलाउंसेस है, सैलरी एंड अलाउंसेस है यानी इमॉल्वमेंट्स है, वो बदल जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं। 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल में कोई चेंज करना है, ऑफिशियल लैंग्वेज में कोई बदलाव करने हैं, ये सब सिंपल मेजोरिटी से होते हैं। तो ये है आपका 30 प्रक्रिया। आप समझ चुके होंगे कि संविधान संशोधन किस प्रकार से किए जाते हैं, हाँ या ना? ठीक है। तो इस तरीके से संविधान में संशोधन किए जाते हैं। अलग अलग तरीकों से संविधान में संशोधन होते हैं। 3 तरीके बता दिए गए। मेजर जो संविधान संशोधन होता है स्पेशल मेजोरिटी की वजह से होता है। फेडरल कैरेक्टर में जितने आर्टिकल्स मैंने आपको लिखाए हैं, अगर उसमें किसी तरीके का चेंज करना है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में, जैसे इसमें आप एक चीज लिख लीजिएगा, आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन, अगर डिलिमिटेशन करना है यानी परिसीमन की एक्सरसाइज को करना है, यानी कंस्टिट्यूएंसी, जो इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी है, विधानसभा लोकसभा चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी है, उसकी बाउंड्री में अगर चेंजेस करने हैं तो वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। लेकिन अगर राज्यों के विधानसभा में, लोकसभा में नंबर्स बदलने हैं तो उसके लिए
2/3 मेजोरिटी चाहिए, प्लस फेडरल कैरेक्टर चेंज हो रहा है क्योंकि राज्यों के विधानसभा के नंबर चेंज हो रहे हैं, तो वहां पर रेटिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट है। आप समझ रहे हैं? तो लोकसभा के नंबर और राज्यों के विधानसभा, तो वहां पे हमें स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट है। और इसी वजह से डिलिमिटेशन का जो बिल है वो पारित नहीं हो पाया, क्योंकि 2/3, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे बिल्कुल। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि अगर डिलिमिटेशन करना है तो क्या सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि डिलिमिटेशन में अगर बाउंड्री चेंज करना है तो हो जाएगा। बट डिलिमिटेशन का मतलब सिर्फ बाउंड्री चेंज करना नहीं होता। डिलिमिटेशन का मतलब नंबर्स भी अगर नंबर बदलने हैं, लोकसभा और राज्यसभाओं में नंबर्स बदलने हैं, जैसे 2011 में नंबर नहीं बदले गए थे लेकिन बाउंड्री चेंज हुई थी जनसंख्या के आधार पर, तो ये सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है। लेकिन अगर नंबर बदलने हैं तो फिर नहीं होगा, क्योंकि इस डिलिमिटेशन में सिर्फ शेड्यूल में परिवर्तन होता है, अनुसूचियों में परिवर्तन होता है, लेकिन उस डिलिमिटेशन में पूरे संविधान के मेन प्रोविजंस में बदलाव होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और यहां पे आपको यूपीएससी और कोई भी आयोग आपको गच्चा दे सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से संविधान में संशोधन होते हैं। नाउ संविधान में संशोधन तो होते हैं, सवाल ये उठता है भाई साहब कि क्या पार्लियामेंट के पास, जो हमने अभी देखा आर्टिकल 368 में एनी वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, हमारे हैं, ठीक है, यहां पे एक स्लाइड छूट गया था बट फिर भी चलिए हम इस पे बात करते हैं। यहां पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये तो खैर प्रोसीजर है, ठीक है। हम्म एनी, किसी भी प्रोविजन संविधान के बदल सकता है। इसका मतलब है कि अगर पार्लियामेंट चाहे, अगर उनके पास स्पेशल मेजोरिटी है, तो पूरे संविधान के एक एक लाइन, एक एक वर्ड को नहीं बदल सकता, क्योंकि बदलने का मतलब तो है एडिशन, डिलीशन एंड चेंज, अल्टरेशन। क्या पूरा संविधान का एक एक लेटर को नहीं बदल सकता? और अगर एक एक लेटर को बदल दे तो सिर्फ ऊपर कवर रह जाएगा, जैसे आजकल एनसीईआरटी में हो रहा है। कभी मोहनजोदाड़ो की डांसिंग गर्ल को कपड़े पहना दिए जाते हैं, कभी चैप्टर्स डिलीट कर दिए जाते हैं, इतिहास को रीराइट किया जा रहा है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो ऐसा इतिहास पढ़े जो कभी शायद ही उसमें कोई सत्यता थी या वास्तविकता थी। अगर मान लेते हैं मोहनजोदाड़ो साड़ी पहनी हुई है तो बच्चा क्या पढ़ेगा? कह रहे वो तो, हम आपके पापा बोलेंगे कि नहीं भैया वो साड़ी नहीं पहनी हुई थी, बच्चा बोलेगा नहीं भैया वो साड़ी पहनी हुई थी। ठीक है, अलग अलग लॉजिक दिए जाते हैं, न्यूडिटी एंड फलाना ढिकाना, जबकि वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर 8 में पढ़ना है बच्चों को। खैर, ये सब आपको समझ में आएगा जब आप एक जनता से निकल करके एक सिटीजन बन जाएंगे। जिस दिन आप सिटीजन बन जाएंगे आपको सब समझ में आएगा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या संविधान के हर एक लेटर को बदला जा सकता है? और यही विवाद जाहिर सी बात है उस समय तो नहीं, जब आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट को यह शक्ति दी गई है कि वो पूरे संविधान में बदलाव कर सकता है, बस उसके पास मेजोरिटी, बाहुबल होना चाहिए, नंबर बल होना चाहिए। अगर और नंबर बल किस तरीके से जुटाए जाते हैं वो तो आप, अगर इस कालखंड में आप जी रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि नंबर कैसे जुटाए जाते हैं। तो क्या संविधान को बदल दिया जा सकता है? बिल्कुल। और ये चीज आज नहीं तो कल आनी ही थी, इसलिए संविधान बनाने के समय ये प्रॉब्लम आनी ही थी। लेकिन संविधान निर्माताओं को भी ये बात पता थी कि ये होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि किस लेवल तक जा सकती है चीजें, ये उनको इल्म नहीं था। इसलिए उन्होंने ये सारी चीजों के लिए आर्टिकल 13 इंसर्ट किया, जिसमें जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट डाला। फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 32 डाला, जिसको बी आर अंबेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। क्लियर है? आर्टिकल 13 को सील्ड की संज्ञा दी गई है। आर्टिकल 226 जो हाईकोर्ट रिट जारी कर सकता है अगर संविधान के अंदर भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, उसके खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है। और अगर आर्टिकल 13 के तहत कोई लॉ अगर किसी भी फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट हो जाता है तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जा सकता है। लेकिन यह सब होगा तब जब भारत देश की न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, इंडिपेंडेंट होगी। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यहां पे सवाल उठता है, क्या भारत देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है, या आजादी के बाद से, संविधान बनने के बाद से हर समय स्वतंत्र थी, आज है, और क्या आने वाले समय में न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी? सवाल है, क्वेश्चन मार्क लगा करके अपने कॉपी में रख लीजिए और इसका जवाब आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका कल स्वतंत्र थी, आज स्वतंत्र है और कल स्वतंत्र होगी, रहेगी,
इस पे एक प्रश्न चिन्ह है। और ये चीज आपको उस समय समझ में आएगा जब न्यायपालिका को ही प्रोटेक्टर बनाया गया है कि आपका काम है संविधान की रक्षा करना। यू आर द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट एंड द प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। मगर सेम टाइम पे 368 पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि आप संविधान को बदल के रख सके। और बी आर अम्बेडकर को यह बात पता था, इसलिए उन्होंने कहा था कि अब हम एक ऐसे दौर पे जा रहे हैं, एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां पे सिर्फ विरोधाभास होगा, एक लड़ाई होगी, किसकी चलता रहेगा। सो हर समय एक कंटेस्ट देखने को मिलेगा। सवाल है कि इस कंटेस्ट को बनाए रखना, सुनिश्चित रखने की जिम्मेदारी किसके पास है? कोर्ट के पास नहीं, पार्लियामेंट के पास नहीं, जनता के पास। क्योंकि जनता को पता होना चाहिए कि जो पार्लियामेंट हमारे संविधान को बदल सकती है, कोर्ट जो हमारे प्रेशर में काम कर सकती है, अगर ये दोनों कॉम्प्रोमाइज हो गया तो आपका संविधान का सिर्फ कवर रह जाएगा, ऊपर का हार्ड कवर, अंदर के पेज के सारे लेटर्स चेंज हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप वोट डालने से लेकर के अगले 5 साल तक संसद भवन में कौन कौन से बिल पास होते हैं, एक एक लेयर्स अगर आपकी समझ नहीं है तो हमेशा हमारे चैनल के थ्रू आप उन सभी चीजों को बहुत गहराई से समझने का काम करें जो आपके भविष्य को अफेक्ट करने का काम करेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, तो ये आगे जो होने वाला कंटेस्ट था कि क्या लेटर्स को चेंज किया जा सकता है, क्या उसमें इंजीनियरिंग की जा सकती है, बिकॉज ग्रेविन आइंस्टीन ने कहा था कि दिस इज अ की टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो क्या ये मशीनरी इंजीनियरिंग होगी? बिल्कुल होगी। संविधान लागू होने के 1 साल के बाद ही ये इंजीनियरिंग होना शुरू हो चुका था। और वहीं से शुरू होता है एक युद्ध कि संविधान की आत्मा को बचाए रखना, लोगों के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना, इन सब को बचाए रखने के लिए हर कालखंड में एक धर्म युद्ध हुआ है और यह युद्ध आज तक जारी है। इस युद्ध की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों। उसके बाद हम फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 35 तक को एक एक करके डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही एनर्जेटिक, इनकरेजिंग और बहुत ही वैल्यूबल लगा होगा। अगर लगा है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इस चैनल को और स्टडी फ्लेक्सिटी चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप इसी तरह से पूरे संविधान को, पूरे देश की राजनीति को, गवर्नेंस को, शासन व्यवस्था को समझना चाहते हैं तो आप हमारे प्रियम्बल टू पावर कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो स्टडी फ्लेक्सिटी के ऐप पर अवेलेबल है, जिसमें कुल मिलाकर के 150 प्लस आवर्स ऑफ की क्लासेस इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की कवर की जाएगी। वो भी ऐसे जब आप सोच करके भी हैरान होंगे कि किस तरीके से कवर की जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये अच्छा लगता है, ये वीडियो अच्छा लगता है और इसकी जो कंटेंट है अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी इनरिचिंग है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।